Good evening, students. This is from PKS Online Public School, Chiraiya Court, Mau, Faculty of Modern Language and Literature, Department of Senior Secondary Education, English. We present Khushwant Singh's The Portrait of a Lady, Part 1, paragraphs 1 to 5. It is first chapter from CBSE Class 11 Core English textbook Hornbill. It is read out and explained by me. First of all, let us notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. This one. The first expression is, the thought was almost revolting. This expression has been used in your text and you are supposed to infer its meaning as it has been used in the text. टेक्स्ट में जिस तरह से यूज़ हुआ है उस हिसाब से इसके मीनिंग्स को आपको निकालना है. इन्फर का मतलब होता है किसी बात में, किसी वर्ड में छुपे हुए मीनिंग को निकालना. तो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग जो कि आपके टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, इसका मतलब है दिस एक्सप्रेशन मीन्स डैट, इस बात का मतलब होता है इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर. ऑथर के लिए ये बहुत ही मुश्किल था टू बिलीव डैट, ये मान लेना डैट वंस हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग. ऑथर ये मान ही नहीं पा रहा था कि मेरी दादी अम्मा कभी यंग रही होंगी, कभी प्रीटी खूबसूरत रही होंगी, एंड ब्यूटीफुल कभी खूबसूरत रही होंगी. ये बात ऑथर को समझ में, ऑथर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है. कहानी में आप समझ पाएंगे ऐसा क्यों स्थिति है ऑथर की. She had been the same for the last 20 years. The author had seen her. ऑथर ने पिछले 20 सालों से जिस तरह से उनको देखा था, आज भी दादी अम्मा वैसे ही थीं. So he assumed she had been the assumed she had been the same all her life. इसलिए ऑथर ने ये अज्यूम कर लिया था, सपोज कर लिया था, मान लिया था कि वो ऐसे ही थी सारा जीवन, इनमें कोई बदलाव नहीं आया. इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, लेकिन ये मतलब किस तरह से कहानी में यूज़ हुआ है उसको हम लोग पढ़ते समय समझ लेंगे. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ये दूसरा एक्सप्रेशन है. इट रेफर्स टू द काम, पीसफुल एंड सीरेन कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर. ये जो एक्सप्रेशन है ये रेफर करता है ये बताता है उस शांत और शांतिपूर्ण और बिल्कुल पवित्र कैरेक्टर का और चाल चलन का ग्रैंडफादर के, ऑथर के ग्रैंड मदर का. यानी ऑथर की ग्रैंड मदर जो हैं इस एक्सप्रेशन द्वारा समझी जा सकती हैं कि उनका कैरेक्टर और कंडक्ट, चाल चलन बिल्कुल ही काम था, पीसफुल था और सीरेन था. सीरेन का मतलब होता है पवित्र. She is compared to the peaceful winter. उनको कंपेयर किया गया है जैसे कि मानो कि लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में जिस तरह से दृश्य होता है, लैंडस्केप जो होता है कितना शांत होता है, उसी शांति से इनके स्वभाव को कंपेयर किया गया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अ टर्निंग पॉइंट, दिस इज द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. A time at which a decisive change in a situation occurs. किसी भी सिचुएशन में एक निर्णायक जो बदलाव आता है उसको हम लोग टर्निंग पॉइंट कहते हैं. स्पेशली वन विथ बेनिफिशियल रिजल्ट. और ये टर्निंग पॉइंट ख़ास तौर से उसके जो परिणाम होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं. नेक्स्ट है एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. इट मीन्स डैट, इसका मतलब होता है कि द ग्रैंड मदर टुक हर लॉनलीनेस कामली. इसका मतलब होता है कि ग्रैंड मदर ने अपने तन्हाई को, अपने लॉनलीनेस को बहुत ही शांत स्वभाव के साथ स्वीकार कर लिया था.
her fate without being sentimental at all. तो कह रहा है कि it means that the grandmother took her loneliness calmly and accepted her fate without being sentimental at all. वो अपने loneliness को calmly accept कर ली थी, चुपचाप उन्होंने अपने loneliness को मान लिया था और अपने नसीब को, फेट पने नसीब, भाग्य को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था बगैर किसी सेंटिमेंटल, बीइंग सेंटिमेंट एट ऑल, उस पर उन्होंने उसमें वो भावुक नहीं हुई थी। जो उनके नसीब में था, लिखा था, उसको उन्होंने चुपचाप से स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चॉपिंग, इट रेफर्स टू द नॉइज़। ये जो एक्सप्रेशन है उस नॉइज़ को रिफ़र करता है जिस नॉइज़ में कन्फ्यूज़न हो, मतलब समझ में नहीं आए कि कौन क्या बोल रहा है। और केओस का मतलब होता है जो बिल्कुल सजा हुआ ना हो, अरेंज ना हो, ठीक है, काउज्ड बाय द चर्पिंग ऑफ द स्पैरोज। और ये जो नॉइज़ है बिल्कुल अरेंज्ड नॉइज़ नहीं है, केओस है ये, माने एकदम से मिसमैनेज्ड, मिस अरेंज्ड एक शोर है। और वो शोर समझ में नहीं आ रहा, वो शोर किसके द्वारा हो रहा है? स्पैरोस, कबूतरों के चर्पिंग करने की वजह से, चहचहाने की वजह से। डैट इज स्कैटर्ड एंड पर्च्ड अराउंड द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ये जो कबूतर थे ना, इधर उधर बिखरे हुए रहते थे, इधर उधर बिखरे हुए रहते थे। एंड पर्च्ड अराउंड, चिड़िया जब किसी शाख पर अपने पंजों द्वारा बैठती है, शाख को पकड़ के, शाखाओं को पकड़ के, उसको पर्च कहते हैं, सिट नहीं कहते हैं। तो चिड़ियाओं को सिटिंग को पर्चिंग कहते हैं। तो ये ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, उनके आसपास चिड़िया जो है वो फुदकती हुई दिखा करती थी। फ्रीवोलस रिब्यूक्स, इट रेफर्स टू द कैजुअल एंड राइट हार्टेड रिब्यूक्स। ये रिफ़र करता है, कैजुअल मतलब होता है जो हम बराबर करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी दिनों के बाद, एंड लाइट हार्टेड, और जो बिल्कुल हल्के मन से काम करते हैं हम लोग। तो ये ऐसे रिब्यूक्स हैं, मतलब किसी को बुरा भला कहना, रिब्यूक का मतलब बुरा भला कहना। तो ग्रैंड मदर स्पैरोस के लिए जो रिब्यूक इस्तेमाल करती थी, उनको भगाने के लिए, हकाने के लिए, वो बिल्कुल साधारण हुआ करता था और बिल्कुल हल्के मन से करती थी। द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेड ड्रम, इसको मैंने यहाँ अच्छा से लिख दिया है, ठीक है ना। द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेड ड्रम जो है उसको अलग से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इट रेफर्स टू द पुअर एंड वर्न आउट कंडीशन ऑफ ड्रम बीइंग प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर जिस ड्रम को प्ले करती थी, ढोलक को, उसके ऊपर का स्किन जो था वो स्किन बिल्कुल वर्न आउट हो गया था, पुराना हो गया था, उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो इस तरह से ये कुछ आपको एक्सप्रेशंस हैं जिसको अपने दिमाग में रखना है। ये आपके पढ़ते समय ये सारे एक्सप्रेशंस आएंगे। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए अब हमारा पैराग्राफ 1 शुरू होता है। पैराग्राफ 1 हम पढ़ते हैं, इसको हिंदी में आपको बताएंगे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी अम्मा थी दूसरों के दादी अम्मा की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी थी और उनके रिंकल निकल आए थे। रिंकल मतलब स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो झुर्रियाँ आ गई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है रिंकल का मतलब, आप इसको पढ़ेंगे तो रिंकल था फॉर द 20 years डेट आई हैड नोन हर। 20 सालों से जो कि मैं उनको जान रहा हूँ, तो मेरी दादी हमको ऐसी ही दिखी हैं, बूढ़ी दिखी हैं, और उनके स्किन्स में झुर्रियाँ आ गई हैं। पीपुल सेड डेट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, लोगों से मैंने सुना है कि वो कभी यंग भी थी और प्रीटी भी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और मैंने ये भी सुना कि वो उनका हस्बैंड भी हुआ करता था। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एवं, अब मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक बड़ी तस्वीर, सर से पांव तक की जो तस्वीर होती है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। ये मेरे ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट थी, तस्वीर थी, हंग एवब द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस होता है, मेंटल पीस का मतलब लिखा हुआ है, इट इज़ अ वुड और स्टोन शेल्फ विच इज़ टॉप पार्ट ऑफ ए बॉर्डर अराउंड ए फायर प्लेस। एक फायर प्लेस होता है जहाँ पर आग वाग जलाते हैं लोग घर के अंदर, और उस आग जहाँ जलता है उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है और ऊपर में एक रूफ बना दिया जाता है। वो लकड़ी का होता है या पत्थर का होता है, उसको हम लोग मेंटल पीस कहते हैं। उसी मेंटल पीस के ऊपर नीचे एक आतिशदान है, आग जल रही है, दोनों तरफ से घिरा हुआ है,
और उसके ऊपर एक मेंटल पीस है, एक कवर है, कवर के ऊपर एक पोर्ट्रेट है दादाजी का। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड, ठीक है, यहाँ से ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, वो पहने हुए थे एक बड़ा पगड़ी, बड़ा टर्बन पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, उनके कपड़े जो थे वो लूज थे, ढीले ढाले कपड़े थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके लंबे और सादे दाढ़ी जो थे वो उनके चेस्ट के बहुत बड़े हिस्से को कवर करके रखे हुए थे। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और उनको देखने से लगता था कि वो तकरीबन 100 साल बूढ़े हैं, 100 साल उनकी उम्र होती होगी। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ, वो नहीं नज़र आते थे उस किस्म के, सॉर्ट ऑफ मतलब किस्म के। आगे देखिए, पर्सन, सॉर्ट ऑफ पर्सन है ना, यहाँ पर सॉर्ट ऑफ, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो उस शख्स की तरह वो नहीं दिखते थे, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, उनको देख के ये नहीं लगता था कि इनकी बीवी भी होगी और इनके बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको देखने से लगता था कि इनके पास बहुत और बहुत से सिर्फ नाती पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और जहाँ तक मेरी दादी अम्मा का नौजवान होने का और खूबसूरत होने की जो बात थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये थॉट मेरे मन में आता था और हम उस पर विश्वास, रिवोल्ट करना मतलब किसी चीज़ के प्रति एकदम से विरोध करना, मेरा मन हमेशा विरोध करता था। हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरी दादी अम्मा कभी यंग भी होंगी और कभी खूबसूरत भी रही होंगी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, दादी अम्मा अक्सर हम लोगों से बोला करती थी उस गेम्स के बारे में, उस खेल के बारे में जो जिसकी कि उनकी आदत थी, यूज्ड थी, आदत थी खेलने की बचपन में। डैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part and we treated it like the fables. Absurd का मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, if you say that something is absurd you are criticizing it because you think that is ridiculous. अगर आप absurd कहते हैं किस चीज़ को, यानी आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं और आप सोचते हैं कि वो चीज़ रेडिकुलस है, माने हंसी लाने वाला है, ठीक है ना, वो हंसाने वाला है, और डैट इट डज नॉट सेंस, या उसका कोई मतलब नहीं है। तो दादी जब खेल के बारे में बात करती थी तो हमें लगता था कि बिल्कुल ऐसी बात कर रही हैं जो अब्सर्ड है, जो सेंसलेस है, उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता था। एंड अनडिग्निफाइड भी है, अनडिग्निफाइड माने इफ़ यू डिस्क्राइब समवन्स एक्शन एज अनडिग्निफाइड यू मीन दे आर फुलिश और एम्बैरेसिंग। अनडिग्निफाइड एक्शन वो होता है जो कि बेवकूफ़, बिल्कुल एकदम से बेवकूफ़ों की तरह लगता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड, जब दादी कहती थी अपने खेल कूद के बारे में तो हमको उनकी बात अब्सर्ड लगती थी, सेंसलेस लगती थी, और उनके बाद में बातों में लगता था मूर्खता लगती थी, अनडिग्निफाइड लगता था ऑन द पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स, और हम लोग उनकी कहानी को सुनते थे, उसको किस तरह से ट्रीट करते थे, फैबल की तरह से। फैबल क्या होता है? ए फैबल इज़ ए स्टोरी विच टीचेज अ मॉरल लेसन। फैबल एक कहानी है जो कि हमको मॉरल लेसन सिखाता है, ठीक है ना। फेबल समटाइम्स हैव एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर। फेबल में अक्सर हम लोग फेबल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि मेन कैरेक्टर एनिमल होता है, इसी को हम लोग फेबल कहते हैं, लिखा हुआ है, आप इसको फिर देख लेंगे। तो दादी अम्मा की जो कहानी थी, ऐसा लगता था कि जो प्रॉफिट्स हैं, जो भगवान द्वारा भेजे गए दूत होते हैं, उनके कहानियाँ हैं। सी यूज टू टेल अस, ऐसा लगता था कि उनको आदत थी उनकी कहानियाँ सुनाने के लिए, प्रॉफिट्स की कहानियाँ सुनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ 1 ख़त्म हुआ, अब चलिए हम लोग पैराग्राफ 2 में आते हैं। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। हमने हमेशा उनको क्या देखा है कि वो हमेशा बिल्कुल कद में छोटी थी, हाइट में छोटी थी और थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनका जो चेहरा था झुर्रियों का क्रिस क्रॉस था, माने एक लाइन इधर से एक लाइन उधर से, क्रिस क्रॉस कहते हैं, लाइन्स दैट क्रॉस इन ए पैटर्न। जब लाइन एक पैटर्न में क्रॉस करता है तो उसको क्रिस क्रॉस कहते हैं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके जो फेस थे ना, उनको फेस पर जो झुर्रियाँ थीं वो चारों तरफ फैली हुई थी, और ऐसा लगता था कि झुर्रियाँ नहीं है बल्कि उनके चेहरे पर लकीरें बन गई जो एक दूसरे को काट रही हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हम लोग बिल्कुल इस बात पर यकीन करते थे कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हमेशा से वो ऐसी ही रही होंगी जैसा कि हम लोग उनको जानते थे।
बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी। टेरेबली का यह मतलब इट इज़ यूज्ड एज इंटेंसिफायर, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए कुछ शब्द यूज़ होते हैं, उसमें उसको इंटेंसिफायर कहते हैं। तो टेरेबली वही है। सो टेरेबली ओल्ड, बहुत बूढ़ी थी, डेट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी हो गई थी कि अब और बूढ़ी होने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और हम लोगों को लगता था कि 20 सालों से उनकी उम्र रुक गई है, जहाँ थी वैसी हैं। शी कुड नेवर हैव बिन प्रीटी, वो कभी खूबसूरत रही नहीं होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन मेरी दादी जो है वो ब्यूटीफुल थी। अब आपको प्रीटी और ब्यूटीफुल का फ़र्क आपको समझ में आता होगा। प्रीटी कहते हैं कि जो खूबसूरत भी हो और बहुत ही मासूम प्यारी लगती हो चीज़ें, उसको प्रीटी कहते हैं, और जो ठीक ठाक अच्छी हो खूबसूरत उसको ब्यूटीफुल कहते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन राइटर ने अपने हिसाब से किया है। सी हॉबल्ड अबाउट, देखिए हॉबल्ड अबाउट 3 नंबर में हमने लिखा हुआ है। हॉबल्ड अबाउट एक फ्रेज है। इफ़ यू हॉबल यू वॉक इन एन ऑकवर्ड वे विद स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप में बहुत झिझक के सब जब आप चलते हो कमज़ोरी से या जिस तरीके से, तो उसको हॉबल्ड अबाउट कहते हैं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, बूढ़े होने की वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा के चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, और उनके कपड़े जो थे ना बिल्कुल सफ़ेद होते थे, उन पर कोई दाग धब्बा नहीं होता था। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने कमर पर रखती थी। टू बैलेंस, ताकि वो अपने शरीर को बैलेंस रख सकें। बैलेंस हर स्टूप मैंने झुकने को कहते हैं। वो जो झुक के चलती थी तो उनका झुकना बैलेंस हो सके, इसके लिए कमर पर हाथ रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स, और दूसरे हाथ में वो क्या कहते हैं, माला पढ़ती थी। वो बीट्स ऑफ द रोजरी, रोजरी माला को कहते हैं, और उसमें दाने को बीट्स कहते हैं। बीट्स दाने को कहते हैं, रोजरी माले को कहते हैं। तो उसको दूसरे हाथ में माला हुआ करता था, उसमें जो दाने हुआ करते थे उसको टेलिंग करती थी, माने उस पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा करती थी। ठीक है, पैराग्राफ कंटिन्यू है। 2, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली। लॉक माने जो औरतों की जो बाल होते हैं उसको लॉक्स कहते हैं। उनके जो बाल थे वो सिल्वर कलर के, वाइट कलर के हो गए थे। बंच ऑफ फेयर, लॉक 6 नंबर, बंच ऑफ फेयर, वो क्या हो गए थे, बिल्कुल सिल्वर कलर के हो गए थे, और वो बिखरे हुए रहते थे, बांध के नहीं रखती थी, स्कैटर्ड रखती थी। अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनका पीला पड़ा हुआ चेहरा, और पकड़ चेहरा जो होता है उसको हम लोग रिंकल्ड कहते हैं, वही झुर्रीदार चेहरा। तो उनके पीले झुर्रीदार चेहरे पर ये उनके जो बाल थे वो बिखरे हुए रहते थे और अनटाइडली रहते थे। अनटाइडली का मतलब देखिए, नॉट नीट और वेल अरेंज्ड, अच्छे से अरेंज नहीं रहते थे। एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनकी जो होंठ थे लगातार हिलते रहते थे, और उससे वो प्रेयर करती थी, होंठों से प्रेयर करती थी, लेकिन प्रेयर इनऑडिबल था, मतलब उसको सुन नहीं सकते थे हम लोग, वो साउंड जिसे सुना नहीं जा सके। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ मेरी दादी खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, मेरी दादी तो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि पहाड़ों में जाड़े के दिनों में एक दृश्य होता है, लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप का मतलब दृश्य होता है, तो पहाड़ों में जो दृश्य होता है शांति का, सन्नाटे का, ठंडा में, तो मेरी दादी वैसे ही थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, पहाड़ों पर बर्फ़ लदे होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग देखने से बहुत ही सीरन लगता है, सीरेनिटी लगता है, जिसका मतलब उन्होंने लिखा है मीनिंग ऑफ काम एंड क्वाइट, कोई भी चीज़ पाक और पवित्र जिसमें कि बड़ी शांति और बहुत ही एकदम से एक क्वाइटनेस हो, उसको हम लोग सेरेनिटी कहते हैं। तो मेरी दादी जो है ना वो कैसी लगती थी, जाड़े में जो पहाड़ों का दृश्य होता था वैसी लगती थी। वो दृश्य क्या था, एन एक्सपेंस माने फैलाव, एक्सपेंस का मतलब फैलाव, एक फैलाव, किस चीज़ का फैलाव, प्योर वाइट सेरेनिटी, बर्फ़ जो कि एकदम से प्योर वाइट, एकदम से कोई मिलावट नहीं, सफ़ेद और कामली पूरा, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और मेरी दादी क्या करती थी, वो सांस लिया करती थी मानो कि वो बिल्कुल शांत हैं। और कंटेनमेंट का मतलब ए फीलिंग ऑफ क्वाइट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। कंटेनमेंट उस अवस्था को कहते हैं जिसमें आदमी बिल्कुल संतुष्ट होता है। तो एकदम उनको देखने से उत्तेजित नहीं लगती थी, बहुत ही कंटेंटेड लगती थी, एकदम से लगता था सेटिस्फाइड है, किसी चीज़ के लिए उनमें उत्तेजना नहीं था। यहाँ हम लोगों ने इस पैराग्राफ 2 में
हमने देखा है कि उन्होंने अपने दादी अम्मा का, ऑथर ने अपने दादी अम्मा का एक कैरेक्टराइजेशन किया है, बताया है कि दादी अम्मा कैसी थी। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। पैराग्राफ 3 में आते हैं हम लोग। माई ग्रैंड फादर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड। मेरी ग्रैंड मदर माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं, हम लोग अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए। When they went to live in the city, मेरे माता पिता जब शहर में रहने गए तो हमें उन लोगों ने मेरे दादी के पास छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब तब से हम लोग लगातार एक साथ हैं। कॉन्स्टेंटली का मतलब लिखा हुआ है कंटिन्यूसली। सी यूज टू वेक मी अप। उनकी आदत थी कि हमें सुबह को उठाती थी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। हमको स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी। जब हमें नहलाती थी और मुझे कपड़ा पहनाती थी तो वो अपने मॉर्निंग प्रेयर को लगातार बोला करती थी। मोनोटोनस मैंने एक ही जैसे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते थे। आप मीनिंग यहाँ देखेंगे, वेरी बोरिंग बिकॉज ऑफ अ रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न। जो बात आदमी रेगुलर रिपीटेड पैटर्न में करता है, एक ही तरह से करता है, वो पढ़ा करती थी। लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ गीत वगैरह गा रही हैं, सिंग सॉन्ग कर रही हैं। इन द होप डेट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। और वो क्यों करती थी प्रेयर, गाकर क्यों प्रेयर पढ़ती थी? इस उम्मीद में कि मैं उसे सुनूं और उसको मैं याद कर लूं, गेट इट बाई हार्ट कर लूं। आई लिसनड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, इसलिए कि मेरी दादी की आवाज़ को मैं पसंद करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन कभी मैंने इसको सीखने के लिए बॉदरिंग नहीं किया। देखिए, बॉदर का मतलब लिखा हुआ है बॉदर, ट्रबल्ड। मैंने ये परेशानी मैंने नहीं उठाया। दादी की आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, मैं सुनता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। नहला धुला के, कपड़ा पहना के मेरी दादी ले के आती थी। फेच करना मैंने जाकर ले आना, हमारे लकड़ी का स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड। पहले जो लकड़ी के स्लेट होते थे जिसको धोना पड़ता था और उस पर येलो चौक से उस पर एक परत चढ़ाना पड़ता था, प्लास्टर करना पड़ता था। आ टाइनी अर्दन इंकपोट, उसके साथ एक छोटा सा मट्टी का प्याला में बना हुआ स्याही रखने का एक पॉट एंड रेड पेन, एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, ये सारा चीज़ मेरी दादी एक बंडल में बांध देती थी एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, और नाश्ता जो हम लोग करते थे उसके बाद नाश्ता क्या करते थे, एक मोटी सी स्टेल माने बासी, रात का पका हुआ चपाती, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। उस पर कुछ मक्खन लगा देती थी और उस पर चीनी को क्या करती थी, स्प्रेड कर देती थी। वी वेंट टू स्कूल, ये खाने के बाद हम स्कूल चले जाते थे हम लोग, दादी भी जाती थी। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और अपने साथ साथ ना कई रात का बचा हुआ जो बासी चपाती होता वो अपने साथ लेकर जाती थी। विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, ताकि रास्ते में जो गांव के कुत्ते मिलेंगे उनको खिलाती जाएंगी। ये ऑथर अपने दादी के बारे में सुना रहा है, ठीक है ना। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, लेडी यहाँ पर कौन है, ग्रैंड मदर है। और ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट मतलब शब्दों द्वारा उनकी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी दादी ऐसी थी, दिखती ऐसी थी, करती ऐसी थी, उनके ये थे आदत, वो ऐसा काम क्या करती थी। इस तरह से ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, इसका जो टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इससे मैच खा रहा है। इसलिए कि ऑथर अपनी पूरी बात एक ऐसी लेडी जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उनकी तस्वीर खींचने में, उनके एक चित्र को आपके सामने दर्शाने में शब्दों के माध्यम से कोशिश कर रहा है वो। अब देखिए पैरा 4 में, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी जो ग्रैंड मदर थी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, इसलिए कि स्कूल जो है टेम्पल के साथ अटैच था, मिला हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, प्रीस्ट जो है वो जो वहाँ पर पंडित जी जो थे वो हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाया करते थे, यानी क ख ग पढ़ाया करते थे। एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह के समय जो प्रेयर होता वो पढ़ाया करते थे। वेल द चिल्ड्रन सैट इन रॉस, जबकि बच्चे एक कतार में बैठते थे ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ ऑफ द वरंडा के दोनों तरफ, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट। वो लोग बैठ के, हम लोग बैठ के या तो अल्फ़ाबेट यानी जो अक्षर होते हैं क ख ग, इसको हम लोग गाते थे और प्रेयर को गाते थे इन ए कोरस, एक साथ मिलकर। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी ग्रैंड मदर उस समय क्या करती थी,
वो कहीं अंदर बैठी रहती थीं और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, मतलब धार्मिक किताबों को कहते हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्चर्स हैं। स्क्रिप्चर वो पुस्तक होता है जिसका लेखक इंसान नहीं भगवान हुआ करता है। When we had both finished, जब हम लोग दोनों का ये काम ख़त्म हो जाता था, we would walk back together, तब हम लोग दोनों टहलते टहलते चलते चलते घर वापस आते थे। This time the village dogs would meet us, आते समय गांव के कुत्तों से हमारी मुलाकात होती थी टेम्पल के दरवाजे के ऊपर। They followed us to our home, और ये कुत्ते हमारे पीछे पीछे घर आते थे, और पीछे जब आते थे तो वो गुर्राया करते थे, ग्राउलिंग करते थे, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, ये कुत्ते आपस में लड़ते थे उस चपाती के लिए, वी थ्रो टू देम, जो चपाती के हम लोग उनके तरफ फेंका करते थे। अब आइए इस लेसन का आखिरी पैराग्राफ 5 पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन माई पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल आराम से सिटी में सेटल कर गए, दे सेंट फॉर अस। दे सेंट फॉर अस भी क्या है, फ्रेज है, लिखा है हमने 1 नंबर में, देखिए सेंट फॉर अस जो फ्रेज है, इफ़ यू सेंड फॉर समवन यू सेंड देम ए मैसेज आस्किंग देम टू कम एंड सी यू, उनको आप मैसेज भेजते हो कि भैया अब तुम हमारे पास चले आओ। तो दे सेंड फॉर अस, हमारे माता पिता ने एक खबर भेजा कि आप लोग अब शहर चले आइए। डैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, शहर जाना हमारे फ्रेंडशिप में एक नया मोड़ लेकर आता है। टर्निंग पॉइंट कहते हैं किसी चीज़ में नया मोड़, किसी इवेंट में नया मोड़ आने को कहते हैं। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी, अब शहर में आने के बाद मेरी ग्रैंड मदर अब नो लॉन्गर, मैंने अब और ज़्यादा हमारे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं दादी के साथ क्यों जाऊँ, इससे कि मैं जाता था इंग्लिश स्कूल पढ़ने के लिए और एक मोटर बस में जाता था। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और अब तो रास्ते में कोई कुत्ते भी नहीं मिलते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और अब उन्होंने टुक टू मतलब अपनी आदत को बदल दिया, उन्होंने अपना लिया। फीडिंग खिलाने को कहते हैं, किसको खिलाने लगी शहर में आकर, स्पैरोज को, कबूतरों को, जो कि कोर्टयार्ड आंगन में आते थे इन ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी के घर में। तो पैरा 5 तक आप लोगों ने देखा कि वो लेडी जो कि ऑथर यानी खुशवंत सिंह ऑथर है हमारे, खुशवंत सिंह की वो दादी हैं, दादी अम्मा हैं, दादी अम्मा के बारे में वो चीज़ों को बता रहे हैं। बिल्कुल आसान कहानी है, आपकी भी दादी अम्माएँ हैं, सबकी होती हैं, और जो भाग्यशाली होते हैं अपनी दादी अम्मा के साथ अपने जीवन के कुछ साल बिताए भी होते हैं और दादी अम्मा याद भी होती हैं। तो ऑथर जो है खुशवंत सिंह जो हैं कुछ ऐसे जो भाग्यशाली लोग हैं जिनके नसीब में उनकी दादी अम्माएँ हुआ करती हैं, तो अपनी दादी अम्मा के बारे में इस कहानी के अंदर समझा रहे हैं। शब्दों पर आप ध्यान देंगे कि किस तरह से वो अपने दादी अम्मा के कैरेक्टर को स्केच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इन द नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को भेजने वाला हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पार्ट 2, जिसमें के सम्मिलित होगा पैरा 6 to 18। और उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, डू रिस्पोंड इन द कमेंट बॉक्स बाय राइटिंग योर नेम। इफ there is any doubt to be cleared, queries or question to be asked or answered, mention in the comment box. Comment box में आप ज़रूर लिखें अपना नाम, और अगर आपको कोई डाउट हो जिसे क्लियर कराना है, कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो जिसको कि पूछना हो, तो आप उन तमाम चीज़ों को कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।